बीट्स के लिए एक क्वेश्चन देखो बेटा। जी सर। पहले तो नोट करके लिख लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क is inversely proportional to the mass। ट्यूनिंग फोर्क जानते हो? यस सर। ये नहीं जानता अंगद। अरे वो जो ऐसे होता है। हाँ ठीक, समझ गया सर। आगे नहीं मैं पूरा बताऊंगा। एक्सप्लेन ना करे वो मास्टर कैसे? ये जो इसका हैंडल है इससे पकड़ो, फिर एक रबर पैड होता है उस पर मारो जोर से इसको, तो बोलता है टन, ऐसी आवाज आती है। तो अब अगर दो टन नाओगे, दो ट्यूनिंग फोर्क को टन बुलाओगे, तो उन दोनों की साउंड वेव्स एक दूसरे के अपोजिट, उन दोनों की साउंड वेव सेम डायरेक्शन में चलते हुए और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं, तो वो बीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात ठीक है ना? तो क्वेश्चन मिलता है ट्यूनिंग फोर्क पर ज्यादातर, वो एक बार तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे there be two tuning forks A and B. Frequency of A is 560 Hertz and beat produced per second with B is 5। अब मेरी बात सुनना यार, इधर देखो सभी लोग, इधर देखो, वो छोड़ दो, सब लिखना। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 560 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन में तुमसे बी की फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, बिना कोई कॉपी वॉपी निकाले तनीषा सिर्फ इतना सुनो कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी, मास घटाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज 5। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज 5। तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? अगली मेरी बात ध्यान से सुनना। बी होता था एन ए डिफरेंस एन बी, और इस वजह से या तो मैं बी लिख सकता हूं एन ए माइनस एन बी, यहां से एन बी मिल जाएगा एन ए माइनस बी, 560 माइनस 5 स्मॉल बी, यानी 555 हर्ट्ज, या स्मॉल बी हम लिख सकते हैं एन बी माइनस एन ए। भाई हमें एन बी अननोन है, मे बी ये इससे बड़ा हो और मे बी ये इससे छोटा हो। अगर एन बी छोटा होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी 555 हर्ट्ज
और अगर एन बी बड़ा है तो एन बी देखो कितना हो जाएगा, एन ए प्लस बी। अब मेरी बात सुनना बेटा, आगे मैं कंडीशन लिखूंगा वो भी आपसे पूछकर ऐसी रैंडमली, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बी की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो वो या तो 555 या 565। आगे क्वेश्चन लिखने के बाद हम ये तय करेंगे तनिषा कि ये वाली सही आंसर देगा या ये वाला सही आंसर देगा। इनमें से कोई एक हमें बाद में आंसर के तौर पर लिख देना है। आगे की कहानी बस यही पहचान करने की है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। बात ठीक है। अब यहां पर मेरी बात सुनना, मास और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैंने तुम्हें यहां बताया। दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक की फ्रीक्वेंसी नोन है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी अननोन है। दोनों में से किसी के भी साथ खेल कर सकते हैं, यानी ऐसा कोई रूल नहीं है कि इन क्वेश्चंस में केवल अननोन वाले का मास बढ़ाया या घटाया जाए। मास बढ़ाने के लिए हम बोलेंगे लोडेड बाय वैक्स। ये जो प्रॉन्ग है इसकी एक भुजा, इस पर मोम लगा देते हैं तो इसका मास बढ़ जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। या हम लोग एक टर्म यूज करते हैं फाइल्ड, छीलना। अगर हम इसकी एक प्रॉन्ग को छील दे थोड़ा तो इसका मास कम हो जाएगा, और मास कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आगे जो कंडीशन बनाएगा उसमें वो तुमसे कहेगा कि इन दो में से किसी एक का मास चेंज किया गया। अननोन का भी कर सकता है, नोन का भी। ठीक है। तो तनीषा तुम सबसे लेट आई हो, ये बताओ ए के साथ मास कम या ज्यादा करें या बी के साथ? ऐसे बोल दो, बस बोल दो, ऐसे बोल दो, बी के साथ। ठीक है। वो ए के साथ भी हो सकता था। बी का मास बढ़ाने वाला खेल करें या कम करने वाला? बढ़ाने वाला। तो वो जानते हो क्या लिखेगा, इफ बी इज लोडेड बाय वैक्स, बढ़ाने वाला है तो लोडेड बाय वैक्स। ये अगर ये लिख सकता था इफ बी इज फाइल्ड, इफ ए इज लोडेड बाय वैक्स, इफ ए इज फाइल्ड, किसी के साथ भी कुछ भी। तुम्हारे लिए कंडीशन देखना अभी समझ में आ जाएगी। इफ बी इज लोडेड बाय वैक्स एंड, अब सबसे जरूरी चीज सुनना, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती थी? चाहो तो पीछे पलट के देख के बताओ। n1 माइनस n1 डिफरेंस है, ये सामने भी लिखा हुआ है गधों। कोई नहीं, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, बीट फ्रीक्वेंसी ऐसी तो मिलती है। अच्छा, शुरुआत में जो ए की फ्रीक्वेंसी थी वो 560 और बी की जो भी फ्रीक्वेंसी हो, बीट फ्रीक्वेंसी थी 5। अब आपने बी पर लोडेड बाय वैक्स किया, तो जैसे ही लोडेड बाय वैक्स करोगे बी की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और अगर बी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड भी तो चेंज हो जाएंगे। हाँ या ना? तो अब यहां पर भी पूरी बात सुना करो, पूरी बात सुनो। यहां पर भी बेटा जी बीट फ्रीक्वेंसी नई वाली बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बिल्कुल आप ओपन माइंडेड रहो। ए या बी दोनों में से किसी का भी मास घटाया या बढ़ाया जा सकता है, और उसकी वजह से बीट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो इट मे बी कि पहले से कम हो, इट मे बी कि वो पहले से ज्यादा हो। तो बोलवा दे, तो ज्यादा रखेगी कम? ज्यादा। बी इज लोडेड बाय वैक्स एंड बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स एट। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ट्यूनिंग फोर्क। बात ठीक है? यस सर। तो अब आराम से मैं सबको बताऊं, शांति से दिमाग चलाना और मुझे बताना कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन से हमें आंसर मिलेगा। यहां लिखा हुआ है सब चीज, देखना, इधर देखना। गिवन है, वहां लिख देता हूं, मास ऑफ बी
increases. So frequency of B decreases. And due to decrease in NB, there be increase in B. So अब बताओ 1 या 2 में से कौन सा सही है? पहले वाला। NB के घटने से B बढ़ना चाहिए, तो इसमें NA फिक्स रख दो, जैसे 560। NB घटाना स्टार्ट करो, तो इसकी वैल्यू घटेगी तो B बढ़ेगा ना। अच्छा, इस वाले में भी चेक कर लो, NA फिक्स कर दो 560, NA फिक्स कर दो 560 ये, और NB को घटाना शुरू करो, हाँ ना, तो ये घटना शुरू हो जाएगा ना, इसलिए फर्स्ट वाला सही है और इस क्वेश्चन का आंसर 555 है। बात ठीक है? एक बार और देखना, if in previous question A is 5 and B becomes 4, then तो फिर से देखना बेटा, हमारे पास B, हर क्वेश्चन में बस यही एक तरीका, NA माइनस NB, यानी NB NA माइनस B, यानी 555 हर्ट्ज, या NB माइनस NA, यानी NB इज इक्वल टू NA प्लस B, यानी 565 हर्ट्ज। दो ही आंसर हो सकते हैं। यस सर। कौन सा ये हमें चूज करना है। तो इस बार जो मिला वो क्या बताता है, गिवन A को छीला गया, मास ऑफ A डिक्रीजेस, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ A increases and so B decreases। ये गिवन है, तो इन दोनों में से चेक करो किसमें NA के बढ़ने से B घटेगा, इन दोनों इनसे चेक किया करो, इनसे NA के बढ़ने से, तो यहां NA बढ़ाओ, NA बढ़ाओ, 560 माइनस कुछ भी मान लिया करो, 550 मान लो, कुछ भी मान लो जो तुम्हारी मर्जी। अब इसको बढ़ाना शुरू करो, तो अगर 561 माइनस 550 फिर 562 माइनस 550, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और मुझे तो घटाना है। और इसमें देखो NA अगर बढ़ेगा, NB तो फिक्स है, NA बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली B घटेगा, तो सेकंड विल बी राइट आंसर। बात ठीक है, नोट करो। एक इसमें लिख लो रिजिड एंड, लिख लो साथ में, where air particles have no scope of vibration
और फ्री एंड air particles have full scope of vibration. अब एक हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव आइदर फ्रॉम रिजिड एंड बोला जाता है और फ्रॉम फ्री एंड, ये लिखा रहता है, ठीक है ना। आगे चल करके आपको मिलेगा क्लोज्ड एंड, तो क्लोज्ड एंड मतलब रिजिड एंड, ओपन एंड मतलब फ्री एंड। बात ठीक है? यस सर। अब मेरी बात सुनना, इधर देखो बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है पूरे कमरे में, तो वही साउंड वेव्स जैसे मैंने यहां बोला, तो वो साउंड वेव्स यहां से टकरा के भी तो वापस आ रही होंगी, तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। जब मैं लगातार बोल रहा हूं तो मेरी वेव्स इंसिडेंट वेव्स आपके कानों तक जा रही हैं और टकरा करके वो रिफ्लेक्टेड वेव्स भी आपके कानों तक आ रही हैं। बात ठीक है? तो अब अगर साउंड वेव एक जगह पर टकराए और रिफ्लेक्शन शो करना हो, तो देखना जब यहां पर साउंड वेव टकराई तो जो लास्ट वाला पार्टिकल है उससे पूछो कि क्या तुम स्कोप देख रहे हो वाइब्रेट करने का। फिर से मैं बात करूंगा, मेरी साउंड वेव एयर में कौन सा फॉर्म है वेव का? लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी जिस भी डायरेक्शन में साउंड प्रोपेगेट कर रही है उसके इस तरीके से टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी सारे के सारे एयर पार्टिकल्स वाइब्रेशन शो कर रहे हैं। तो टकराते समय क्या इस एयर पार्टिकल के पास वाइब्रेट करने की जगह है? नहीं है, और नहीं है इसलिए ये टकरा रहा है रिजिड बाउंड्री से। अगर जगह है, जैसे यहां एक छल्ला लगा दे, रिंग लगा दे और फिर वो टकराए, तो उसके पास वाइब्रेशन की जगह होगी, वहां कहेंगे फ्री एंड से टकरा कर वापस आ रहा है। बात ठीक है? ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। देखना बेटा, ये वेव पल्स है और ये रिजिड एंड से टकराई, ये इंसिडेंट वेव है। और इंसिडेंट वेव की इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। बात ठीक है? अब यहीं पर एक साथ देखना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ये कह रहा हूं मैं आगे। ठीक है? ऐसे एक रिंग लगा दो तो ये एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने की जगह मिलेगी ना। हाँ। ये है इंसिडेंट वेव, और यहां पर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन फिर से वही है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। यार साधारण सी एक बात है कि हमारी ये वेव है, एक ही इक्वेशन है उसकी, आइदर वो टकरा जाए रिजिड बाउंड्री से और वो टकरा जाए फ्री बाउंड्री से। तो जब फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे,
ये है रिफ्लेक्टेड वेव इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है जीरो डिग्री, नो फेज चेंज। ऊपर थी ऊपर ही है। हाँ सर। फेज चेंज दिखा रहा हूं कैसे, जब रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड होगा तो देखना रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे मिलेगी, ओके सर। यानी यहां पर फेज चेंज पाई के बराबर, वन 180 डिग्री के बराबर। बस ठीक है। यस सर। तो रिफ्लेक्शन या तो फ्री एंड से होगा या रिजिड एंड से। फ्री एंड से होने पर फेज डिफरेंस जीरो और रिजिड एंड से 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बताओ तनीषा। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बात समझ में आई? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा हूं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कह रहा हूं, इसलिए ओमेगा टी प्लस के एक्स, और फेज चेंज है नहीं तो लिखा नहीं। इस वाले में बोलो रिफ्लेक्टेड वेव। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। वेरी गुड। और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मेरी बात सुनना, लास्ट अभी की 2 मिनट की टाइम दो। इंटरफेरेंस में दो कौन सी वेव्स मिलती थी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और डायरेक्शन सेम है? बीट्स के टाइम पर जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, लेस देन 10 हर्ट्ज, और डायरेक्शन सेम है। स्टेशनरी वेव में श्रेयांश दो ऐसी वेव्स मिलेंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और जानते हो प्रभु वो दो ये। तुम्हें स्टैंडिंग वेव की 2 बार इक्वेशन बनानी होगी, तुमसे वो क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछता है, कहता है फॉर्म द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, इधर सुनो, फॉर्म द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। उस समय पर जिन दो को मिलाना है ना वो ये है तनीषा, yi प्लस yr। तो यहां देखना a कॉमन आ जाएगा और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडिंग वेव की। फिर से एक बार सुनना, वो कहेगा स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन तब बनाओ जब साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री बाउंड्री। उस समय दो का सुपरपोजिशन कौन कौन सी दो, एक ये a कॉमन ले लो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ जाएगी। यस कल स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनाएंगे दोनों, ठीक है।